हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एनसीईआरटी। आज हम पहली क्लास ले रहे हैं 6 क्लास हिस्ट्री की। सीटेट के लिए एचटेट दोनों के लिए ही है। हिस्ट्री हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। 6 to 8 की जो है पूरी सीरीज हम करवाएंगे लगातार। आप सभी को पता है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है और उसकी डेट भी मेंशन कर दी गई है। एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि 7 दिसंबर और 8 दिसंबर यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन आपकी एचटेट की परीक्षा दिसंबर में आयोजित करवाई जाएगी। उसका नोटिस आपको जो है मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी और टेलीग्राम के चैनल के ऊपर उसको जो है अपलोड कर दूंगी। आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बाद में हम उसको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सीटेट के लिए ही लगा लो या फिर एचटेट दोनों के लिए ही, क्योंकि सीटेट में जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी आपकी आएगी और जो है उसमें एचटेट में आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है 6 to जो है 10, यानी कि थोड़ा एचटेट का लेवल बढ़ा देते हैं 6 to 8 वालों के लिए और उसमें 10th क्लास तक इंक्लूड कर देते हैं एचटेट में। मैंने एक वीडियो जो है उसकी एचटेट के लिए नोट्स बना करके डाले थे, लेकिन वो नोट्स ज़्यादा जो है साफ़ भी नहीं थे, क्वालिटी उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैं उनके अलग से नोट्स बनाए हैं। तो 1-2 दिन में जो है और जो उनसे थोड़े ही बेहतर नोट्स होंगे वो मैं आपको एचटेट की भी सीरीज स्टार्ट करवा दूंगी। फिलहाल हम जो है सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी आपका 2024 में या तो दिसंबर के लास्ट में होगा या फिर 25 में आपका जनवरी में वो जो है ले लिया जाएगा सीटेट। उसके लिए आपकी 6 to 8 की एनसीईआरटी आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास है हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखिए हमारा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, यानी कि क्या, कब और कहाँ और कैसे। तिथि के बारे में, यानी कि तिथियों के बारे में कि ये समय किस तरह से हम निर्धारित करते हैं। कोई भी हम घटना बताते हैं कि 100 साल पहले की, 200 साल पहले की, 1000 वर्ष पूर्व की, तो ये क्या है, हम किस तरह से उन चीज़ों का पता लगाते हैं। कुछ लिखित चीज़ें होती हैं, कहीं से हमें जो है किसी तरह से जो है किसी भी तरह से लगा लो, हम इतिहास पढ़ते हैं पुराना, तो वो कहाँ मिलता है, किसी न किसी लिखित रूप में हमें मिलता है। तिथियाँ मिलती हैं कि ये घटना उस समय की है, उस काल की है, ये किस तरह से हमें प्राप्त होती हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। या फिर आज के बारे में लगा लो, कोई भी घटना कहीं पर भी हम बोल दें कि चोरी हो गई है, तो हम क्या पूछेंगे, सीधे हमारे मन में यही आएगा कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो इस तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं और इनका जवाब हम इसी तरह से तिथि के बारे में देते हैं कि वहाँ पर इतने बजे ऐसे चोरी हो गई, इस तरह से हुआ, ये घटना वहाँ पर हुई, जगह बताते हैं, वक्त बताते हैं, इस तरह से। तो आज के हम जो है इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। जो है पहले कथन है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये देखिए, रसीदा का सवाल। कोई लड़की है, अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। कौन सी सुर्खी थी? 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि 100 वर्ष पहले की बातें कोई किस प्रकार से जान सकता है, इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, किस तरह से इस चीज़ों का पता लगाएं। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हैं, यानी कि कल की जो घटनाएं हम टीवी पर देखते हैं फिलहाल आज के टाइम में, पहले के टाइम क्या था, रेडियो सुनते थे, अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति यानी कि यादें हों। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये किस प्रकार से जान सकते हैं, यानी कि 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम किस प्रकार से जानेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और आखेटक यानी कि शिकारी, पशुपालन और कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते या फिर कौन से गीत गाते थे। पुराने ज़माने की हम जो हमारे दादी नानी की कहानियाँ, गीत सुनते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में, क्योंकि हमारी दादी नानी हमारे साथ होती हैं, वो हमें बताती हैं अपने टाइम में, उनके टाइम में क्या होता था। लेकिन उससे पहले क्या होता था हम किस प्रकार से पता लगाएंगे, उनसे भी पहले। तो देखिए, लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले जो है लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कहाँ पर? नर्मदा नदी, जो कि जो मैप में आगे हम दिखाएंगे, मैप में दिखाई गई है नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते यानी कि इकट्ठा करते थे और जानवरों का आखेट यानी कि शिकार करते थे।
यानी कि शिकार करते थे जानवरों का, फल फूलों को इकट्ठा करके खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे नर्मदा नदी के तट के आसपास। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये आपकी गंगा नदी और सोन नदी हो गई हमारी यहाँ पर। और ये आगे हम पढ़ते हुए भी चलेंगे, किरथर पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ, नर्मदा नदी भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर। ये रही, ये हमने जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ियाँ और ये गंगा नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से इसको मैप को भी आप देखते हुए चलना कि आपको पता चले कि किस तरफ कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाए। ये हमारा जो मैप है हमने नीचे देखा, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ उपजाए थे? उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ये देखिए मैप के ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया है, उत्तर पूर्व में, ये उत्तर हो गया उत्तर पश्चिम में, पूर्व में नहीं, उत्तर पश्चिम में। और आगे देखिए यहाँ पर क्या उगाया गया था? सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को। उसके बाद देखिए उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था, जो लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का भी पता लगाएं मैप के ऊपर। उत्तर पूर्व में यानी कि ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा हमारा पूर्व। उत्तर पूर्व में और मध्य भारत, ये मध्य में देखिए विंध्य पहाड़ियाँ, और उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ यही ये रही गारो पहाड़ियाँ, ये गारो और ये विंध्य पहाड़ियाँ मध्य में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मध्य में कौन सी हैं, इस तरह से ये भी याद रखना आप। उत्तर पूर्व में गारो है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी कि विंध्य पहाड़ियाँ जो थी उनके उत्तर में स्थित है, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। आगे देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी पता लगाएं। सहायक नदी उनको कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि एक मेन नदी है यहाँ, ये जो छोटी छोटी नदियाँ शाखाएं मिलती हैं ना इसके अंदर मेन नदी में, उसको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं, जो कि एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग क्या है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। आरंभिक नगर कहाँ पर फले फूले थे? जो सिंधु नदी के आसपास। इन्हीं सहायक नदियों के किनारे जो है समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का भी विकास हुआ था, जो कब हुआ था? 2500 यानी कि 2500 वर्ष पूर्व। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन, इसका भी हम पता लगाए मैप के ऊपर। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान जो कि बिहार के नाम से जाना जाता है, इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। क्या है? गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास एक विशाल क्षेत्र, यानी कि विशाल प्राचीन काल मगध जो था वो बसा था, जिसको हम वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं, और इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। देश के अन्य हिस्सों में कुछ जो है ऐसे राज्यों की उन्होंने स्थापना की थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ एवं समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं होती थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती है, और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी जो है काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी युद्ध की वजह से जाते थे, कभी जो है प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, इसकी वजह से वो पलायन कर जाते थे, कहीं पर काम की तलाश में जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते रहते थे। कुछ लोग नए व रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते, और इन सभी यात्राओं से लोगों को जो है एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिलता है। यानी कि एक दूसरे की जो जगह चेंज होती, वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के विचार जानते थे। ये देखिए मानचित्र के बारे में बताया है। एशिया उत्तरी आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका व अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं।
दक्षिण एशिया एवं उपमहाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा जो है बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों व पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? क्योंकि ये जो है समुद्र, पहाड़ियों एवं पर्वतों से बटा हुआ है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप भी कहते हैं। लोग यात्राएं किस प्रकार से करते हैं आज के समय में? एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत व समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। चारों तरफ से जो है भारत में फैली हुई है पहाड़ियाँ, नदियाँ और समुद्र, इस तरह से प्राकृतिक सीमा उसकी तैयार की गई है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके और वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए थे। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति को और परंपराओं को समृद्ध किया, यानी कि बढ़ाया है। जो है कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते। क्यों? यहाँ से जो लोग जाते थे वहाँ पर वो उनकी संस्कृति को अपनाते, वहाँ से जो लोग यहाँ आते थे वो हमारी संस्कृति को अपनाते। क्या करते थे? वो एक दूसरे के विचार आपस में बांटते रहते थे। देश के नाम देखिए। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या फिर भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडस को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान, यानी कि जो आप ये एटलस यानी कि मैप के बारे में देखोगे तो एटलस लेकर के बैठना, ईरान और यूनान का भी पता लगाएं। लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया कहा था। किन्होंने कहा था? ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। भरत नाम का उपयोग किस लिए किया गया था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, उत्तर पश्चिम में। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, कब की बात है? आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। इसका उपयोग जो है भरत नाम का उत्तर पश्चिम में रहने वालों के लिए है किया गया था और इसका जो है उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हमें ऋग्वेद में। अतीत के बारे में किस प्रकार से जानें? अतीत की जानकारी हम जो है कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उनको पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। हस्तलिपि बोल देते हैं या फिर पांडुलिपि, क्योंकि हाथ से लिखी गई थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती थी। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार जो है सीटेट में पूछा गया है और एचटेट में भी, कि पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी गई थी, लेकिन कहाँ लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम के पेड़ की छाल के ऊपर भी, जिनको भोजपत्र के रूप में तैयार करते थे और उनके ऊपर पांडुलिपियाँ लिखते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई थी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं और ये पांडुलिपियाँ मंदिर विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं, यानी कि महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत भाषा तमिल में है। कुछ संस्कृत में है और कुछ प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करता था? आम लोग। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। पांडुलिपियों के बारे में हमने पढ़ा, और अभिलेख देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। आपसे पूछेगा कि पांडुलिपि और अभिलेख में एक अंतर बताओ, तो पांडुलिपियाँ कहाँ पर लिखी हुई मिलती थी? हाथ से लिखी हुई मिलती थी। और कहाँ पर? ताड़ के पत्तों और भुर्ज नामक वृक्ष की छाल के ऊपर। और ये अभिलेख कहाँ पर? हमेशा कठोर जगह, यानी कि पत्थरों के ऊपर लिखे हुए मिलते थे, या फिर किसी धातु के ऊपर, कठोर धातु के ऊपर। और जो है कौन इनको लिखवाता था? कभी कभी शासक, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे, वो अन्य लोगों और अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके।
कुछ जो है अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण किए हैं। यानी कि वो अपने कार्यों को लिखते थे कि उनका क्या कार्य है। राजा महाराजा हो गए, रानियां हो गई, सभी इनके ऊपर लिखवाते थे। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा, उदाहरण के रूप में, यानी कि जो शासक होते थे लड़ाई करते थे, जो जीत जाते थे वो अपनी जीत को उसके ऊपर प्रकट करते थे कि किस तरह से उन्होंने युद्ध जीता। साइड में देखिए एक बार, लगभग क्या है 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख दिया गया है। ये वाला वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख अशोक नामक शासक अशोक इसके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे अशोक के बारे में डिटेल में। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, यानी कि मान लो हमारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा, किसी लिपि का उपयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी हुई होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि कुछ हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ संस्कृत में, कुछ पंजाबी, मराठी, बहुत सी भाषाएं हैं, सभी की अलग अलग भाषा है, तो जो है अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। यह अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी व अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये आप याद रखना, अशोक का जो अभिलेख था कंधार में मिला था, ये किस भाषा में था, यूनानी व अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपि और भाषाओं में था। इसके अतिरिक्त क्या है, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो अतीत में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करता, उनका अध्ययन करता, वस्तुओं को ढूंढ करके, उसको क्या कहते थे हम, पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद क्या था, पत्थर व ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्ति और पुरानी जो चीज़ें थी उनकी खुदाई करता था, उनकी जान पहचान करता था, उनका अध्ययन करता था। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण व सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करता, खुदाई करता। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी या फिर कुछ धातुओं की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। इनको हम क्या कहते थे, इनकी जानकारी हासिल करने वाला, अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे, यानी कि जो टुकड़े जल जाते थे उनको जले हुए रूप में उनका अध्ययन कर लेते थे वो। पांडुलिपियाँ क्या थी, अभिलेखों व पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। अब हमने पढ़ा इतिहासकार। इतिहासकार किसे कहते थे, उसे कहते थे जो अतीत का अध्ययन करता था, यानी कि अतीत का, यानी कि बीते हुए समय का, कुछ बहुत हजार वर्ष पहले जो समय था बीत चुका है उसके बारे में जानकारी लेकर के आता था। उनका काम ये होता था कि कहीं ना कहीं से खोज कर बातें लेकर के आते थे। स्रोत प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते थे। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह होते थे जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते थे। जो पुरातत्वविद होते थे वो पुरानी हड्डियों, पुराने बर्तनों, इन सभी का अध्ययन करते। इतिहासकार क्या होते थे, वहाँ जो पुरानी कहानियाँ होती थी, कहीं से भी कुछ भी स्रोत लेकर के आते थे, कहीं पर कहानियाँ लिखी होती थी, कहीं पर जो है हमें कोई लेख मिल गया, उन सभी के बारे में, कोई चित्र मिल गया, उसके बारे में जानकारी लेना, इस तरह से अतीत के बारे में। अतीत एक या फिर अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक, यानी कि हमारे अतीत, हमारी जो पुस्तक उसका शीर्षक क्या है, हमारे अतीत, उस पर ध्यान दिया है। यहाँ पर अतीत जो है इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए यह जो है इस अतीत के अलग अलग मायने हैं, यानी कि सभी के लिए इस अतीत का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न होता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार व रीति रिवाजों का पालन करते थे। और उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास क्या है, अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ करके और शिकार करके करते हैं। फल फूलों का संग्रह जो है करते हैं, उनको इकट्ठा करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और इस तरह के भेद क्या थे,
अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि अतीत में कुछ राजा होते थे, महाराजा होते थे, रानियाँ होती थी, उनका अलग जीवन होता था। और गांव में जो व्यापारी होते थे, गांव में गरीब किसान होते थे, उनका जीवन अलग होता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद ये है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो जीत जाते थे उनका लेखा जोखा कहीं पर लिखवा देते थे, कहीं पर गुदवा देते, किसी पत्थर के ऊपर, किसी धातु के ऊपर। इस तरह से यही कारण है कि हम उन शासकों व उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक व पशुपालक जैसे आम आदमी हैं, इनके बारे में, इनका कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। यानी कि हम राजाओं महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं ना, फलाना युद्ध हुआ, धिकड़ा युद्ध हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में, फलाना ढिमकाना, सभी चीज़ों के बारे में, राजाओं महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं। अकबर हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर उसका पोता हुआ, इस तरह से पहले उसने शासन किया, फिर उसने शासन किया, लेकिन उन जनता के बारे में कोई भी नहीं जानता। वहाँ पर ऐसा कोई किसान था, कोई जो है व्यापारी था, उनके व्यापारियों के घर में क्या था, किसानों की ज़िंदगी कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर हम नहीं जानते हैं। इस तरह से पुरातत्वों की सहायता से हम उन्हें जीवन के जो है उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का क्या मतलब होता है? हमने जो चैप्टर पढ़ा ना तिथि, सबसे पहले यही पढ़ा था, कब, कहाँ और कैसे। इसका क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह या फिर वर्ष, जैसे 2000 या इस तरह का कोई भी वर्ष बताओगी। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि आपका जन्म कब, कहाँ हुआ, तब आप बताओगे कि मेरा जन्म 2000 में हुआ, सन 2000 में हुआ, 1995 में हुआ, 1998 में हुआ। इस तरह से कोई भी सन बताओगे कहाँ पर हुआ, तो आपका जो जन्म स्थान है आप वो बताओगे। इस तरह से वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक यानी कि ईसा मसीह कब से मानी गई है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, यानी कि इससे पूर्व या इसके समय या फिर इसके बाद। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, यानी कि 2000 वर्ष बाद का। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व में, जो ईसवी पूर्व में होंगी वो क्या होंगी? 2000 जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले की तिथि, ईसवी पूर्व, ईसा के पहले तथा उसके रूप में जानी जाती है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अगला देखिए, इतिहास और उसकी तिथियां यहाँ पर दी गई हैं। अंग्रेजों में क्या है? बीसी। एक बार ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना अच्छे से। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में जो बीसी लिखा हुआ मिलेगा आपको, बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व हो, इसका मतलब यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व हो। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि हिंदी में ईसवी, एक अकेला ई लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी कि उसी समय, ईसा मसीह के जन्म के समय से। कभी कभी एडी की जगह सीई या फिर बीसी की जगह बीसीई लिखा हुआ मिलेगा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए किया गया है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के जो है इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। इन सभी तिथियों के बारे में हमने इस चैप्टर, सिर्फ इतना ही चैप्टर था। ये एक बार आप फिर से इसको पढ़ देना, लिख के देख लेना हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ईसवी पूर्व इसका मतलब क्या है। आगे देखिए, यहाँ पर ये नर्मदा घाटी है, जो कि जहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, आखेट संग्राहक, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। मगध जो पहला बड़ा राज्य जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है, मगध। गारो की पहाड़ियाँ, जहाँ पर आरंभिक कृषि प्रारंभ की गई थी। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर थी? इस तरफ, यानी कि ये जो हमारा भारत है इसके क्या है, उत्तर पूर्व में, यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और सहायक नदी यहाँ पर हमने देखी थी, जहाँ पर प्रथम नगर बसाए गए थे। और गंगा की घाटी, जहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी कि 2500 वर्ष पूर्व के नगर बसे थे। कहाँ पर? गंगा घाटी। गारो की पहाड़ियाँ हमने यहाँ पर देखी। सुलेमान कीर्तन की पहाड़ियाँ हमने यहाँ पर देखी थी, जहाँ पर क्या किया गया था, कृषि की गई थी सबसे पहले, गेहूँ की, धान, जो इन सभी की। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में गारो और कीर्थर की और कीर्थर पहाड़ियाँ थी, सुलेमान कीर्थर पहाड़ियाँ।
बाकी के ये क्वेश्चन हैं जो हमने सिर्फ चैप्टर पढ़ा है उसी में से जो है आपको बच्चों के लिए है, प्रैक्टिकल करने के लिए दिए जाएंगे। कृषि का आरंभ क्या हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। ये तिथियां दी गई हैं। कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब हुए थे? 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर यानी मगध का बड़ा राज्य, इसका कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध। वर्तमान लगभग क्या है? 2000 वर्ष पूर्व का समय, वर्तमान समय। ये था हमारा चैप्टर आज का, कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप जो है CTET में तो इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, HTET में जो भी आएगा उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। 1-2 दिन में उनकी वीडियो भी आपके लिए मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि आपके जो है CTET की एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन HTET की जो है एग्ज़ाम डेट आपकी मिल गई है। 7/8 जो है आपकी 12/2024, ये आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है HTET वालों के लिए। और जो मैंने बताया था ना कि वो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और PDF भी मिल जाएगी आपकी 6th क्लास हिस्ट्री की, ये देखना। ये 3/9/2024 को आया हुआ नोटिस है। ये देखिए, ये डेट आपकी मेंशन कर दी गई है। अभी जो है एग्ज़ाम की सीधी डेट दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटर तैयार करने होने 7/12/2024 शनिवार, 8/12/2024 रविवार को संचालित करवाई जाएगी। क्या? हरियाणा अध्यापक आपकी पात्रता परीक्षा वर्ष 2024, जो है लेवल 1 2 3 तीनों की लेवल की। और ये किस लिए दिया गया है ये नोटिस इतना पहले? ताकि जो है हमारे जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी जो है हमारे एकेडमिक हैं, तकनीकी शिक्षा संस्थान, वहाँ पर हमें जो है प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक जो उन सभी को क्या है निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त तिथि के अनुसार जो है बोर्ड कार्यालय को भवन प्रयोग की जो है वहाँ पर हमें जो ये परीक्षा करवानी है उसके लिए हमें क्या है जगह चाहिए। भवन प्रयोग की ऑनलाइन सहमति ईमेल द्वारा 1 सप्ताह के अंदर अवश्य उपलब्ध करवाएं, ताकि परीक्षा जो है सुचारू रूप से संचालित करवाई जा सके। ये जो आपकी डेट्स, इसका मतलब है आपको जो है आपकी डेट आपको पहले से ही पता चल गई है कि आपका एग्ज़ाम 7 को और 8 तारीख को दिसंबर में होने वाला है। तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आप जो है कहीं से भी आप कोर्स ले लिए या फिर जो आपको फ्री में चाहिए तो यूट्यूब पे आप ढूंढ के क्लासेस लीजिए, उनके नोट्स बनाइए और अच्छे से उनकी तैयारी कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैं आपको जो है टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप ले लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी को कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और HTET की भी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी, जो नोट्स बने हैं उन्हीं से। मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय।